मुशीर बराए कश्मीर मूर का जमानकारी इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। बलूचिस्तान के अंदर और फिर इस्लामाबाद में भी ये जो वाक़यात हुए हैं, इसमें हमारी सिपाह के अफसर और जवान शहीद हुए हैं, हमारे शहरी शहीद हुए हैं, हमारी माएँ बहनें ज़ख्मी और शहीद हुई हैं। इस मामले की इंतहाई भरपूर तरीके से मजम्मत न सिर्फ हम बतौर जमात कर रहे हैं, बतौर हुकूमत कर रहे हैं, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया इस रवैये की मजम्मत कर रही है। बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दे के हमने इस दहशत गर्दी के अमल को, इस नेटवर्क को तोड़ा था, इस रवैये से जान छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ये सर उठा रहा है, फिर ये जड़ें पकड़ रहा है। और बुनियादी तौर पे जो पिछले 4 साल हमारी इस हुकूमत के 6-7 महीने से पहले जो हुकूमत बैठी थी खान साहब की, जो कामयाबी के दावे तो बहुत करती है और हमेशा इस इंतहा पसंदाना माइंड सेट के साथ अपने आप को अलाइड नहीं तो उनका हमदर्द ज़रूर जाहिर करती रही। ज़रूरी अमल ये था कि इसको फॉलो अप किया जाता, उन पॉलिसीज़ का तसलसल रहता और जो वे फॉरवर्ड नेशनल सिक्योरिटी में और कौमी क़यादत के साथ मुशावरत में तय हुआ था उस पर अमल दरामद होता। क्योंकि सिर्फ नेटवर्क तोड़ना काफ़ी नहीं है, जब तक उस माइंड सेट के खिलाफ चला नहीं जाता, उसका इलाज नहीं किया जाता, ये मामला हतमी तौर पे काबू नहीं होगा। और आज हम फिर उसी माइंड सेट का मुकाबला कर रहे हैं। ये भरपूर काबिल मजम्मत है और सारी कौम अपने शुहदा पे फ़ख्र करती है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अफवाज के जवानों पे, पुलिस के जवानों पे, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे, अफसरों पे और हमारे उन बहनों भाइयों पे फ़ख्र है जो इस अमल में उनके बुरे अज़ाइम का शिकार तो हुए लेकिन अपनी भरपूर ड्यूटियों से इनहराफ नहीं हुआ। और हमें अपने जवानों को, अपने अफसरों को, अपने इदारों को भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी ये एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इल्ज़ामात के रंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर KPK के अंदर मुखालफों को तंग करने के अलावा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जाती, इन पॉलिसीज़ का तसलसल होता और खान साहब अपने अना के घोड़े से नीचे उतर के अपने मुखालफीन को जेली केसेस में डालने की बजाय इन असल केसेस की तरफ तवज्जो देते, तो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी इस मामले से ओहदा बरा हुए थे, अब भी होंगे, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी की पैदावार है और इंतहा पसंदी एक रवैया है, इदारा भी है, ये ग्रोह भी है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन रवैयों में होती है। आज अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर तफरीक बढ़ा दी गई है, इंतहा पसंदाना रवैये बहुत ज़्यादा डिवीजन की तरफ लेके चले गए हैं। डिफरेंसेस जमहूरियत का हिस्सा होते हैं लेकिन नफरतें नहीं होती। इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिक्स 4.25 साल हुकूमत के और अब अपोजिशन में बैठ के वो जिस डिवीजन की जिक्र कर रहे हैं, जिस नफरत के साथ वो पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालफों को, अपनी मुखालफ जमातों को, उनके वोटर्स को जिस तरह उनकी तौहीन और तजलील करते हैं, ये रवैया हमारे नौजवानों में भी, हमारे मुआशरे में भी पनप गया है कि अब लॉजिकल आर्गुमेंटेशन की बजाय सीना जोरी से बात होती है। ये जिस तरफ से भी हो अफसोसनाक है, तकलीफ दे है और ऐसे रवैये ही बुनियादी तौर पे बड़े डिबैकल्स का आगाज होते हैं। ये कोई रवैया नहीं है कि आप अपने मुखालिफिन की, अपने आप को तो 22 करोड़ का नुमाइंदा कहें और अपने मुखालफों को, जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने ही वोट दे के भेजा हुआ है और आपसे ज़्यादा वोट दिए हुए हैं, आप उनके मैंडेट को तस्लीम न करें। मैं इस रवैये की भी मजम्मत करता हूँ और बिल्कुल इस रिजॉल्व का इजहार कर रहा हूँ कि हम अपनी हुकूमत जो है और पाकिस्तान के अवाम और इदारों के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं
और इस दहशतगर्दाना माइंडसेट पे भी और इनके नेटवर्क पे भी इंशाअल्लाह ताला हम काबू पाएंगे। आजकल रोज इमरान खान साहब एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, वो एक नया काम उन्होंने शुरू किया है। वो एक तकरीर कर देते हैं और आपके पास वो भेज देते हैं, पर सारा दिन उसी पे हमारे मीडिया वाले दोस्त उस पर बहस करते हैं कि खान साहब ने ये फरमा दिया है। और ये भी नहीं देखते अक्सर दोस्त कि खान साहब ने जो बातें की हैं वो अक्सर बातें लॉजिकली नहीं है, वो हकायक के मुनाफी हैं, फिर भी उस पर बहस शुरू कर दी जाती है। हमारे यहाँ ये मीडिया का जोर तो है ना कि आप बहस दुरुस्त हो या गलत हो, लोगों के जहनों में रजिस्टर होना शुरू हो जाती है। मसलन खान साहब ने ये फरमाया, बहुत सारी बातें वो करते रहते। पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितने दौरे किए हैं खारजा अमूर के वजीर के हवाले से, मैंने इतने वजीर आजम के दौर पे दौरे नहीं किए थे। खान साहब पता नहीं किस हवाले में बातें करते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें रोज करते हैं कोई ना कोई। कल भी उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की है जो सर पैर नहीं जिसका मिलता। मसलन वजीर खारजा का काम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में बैठ के काम करना नहीं होता, यहाँ भी बैठना होता है, यहाँ भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज लेके चलनी होती हैं। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ जाके मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके पाकिस्तान का खारजा महाज संभालना होता है, और उनके दौरे यकीनन वजीर आजम से ज्यादा होंगे। लेकिन जो बात कहने वाली है वो ये है कि खान साहब आपने डिप्लोमेटिक डिबैकल किया था, आपके दौर में पाकिस्तान का सफारती इंहिदाम हो रहा था, आप पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके गए थे। जरा गौर कीजिए, बाकी मुआशी और सियासी जो इंहिदाम था वो तो था ही इदारा जाती, लेकिन सफारती निज़ाम का आलम यह था कि सऊदी अरेबिया जैसा हमारा ब्रदर मुल्क, खान साहब हुकूमत में आते हैं, वो पाकिस्तान की मदद हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने की, और खान साहब को बड़ी इज्जतों से नवाजा, उनके दिए हुए तोहफे बेच के उनकी इज्जतों का बहुत पास रखा। अब ऐसी सूरत में कोई कौन आपकी इज्जत करेगा। लेकिन उन्होंने खान साहब को स्पेशली जहाज दे के भेजा कि आप जा रहे हैं यूएन में। उन्होंने अपने ये जेस्चर ऑफ गुडविल था, लेकिन खान साहब ने अमेरिका जाके जो रवैया इख्तियार किया उससे वो नाराज हुए। वो एक गैर मुतवक्को तौर पे अपना जहाज विड्रा करके, और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। सऊदी अरब जैसा ऑल वेदर फ्रेंड जो है, हमेशा भाई जो है, वो नाराज किया। और फिर अमेरिका में तुर्की के साथ प्रॉमिस किया, बात आगे बढ़ाई कि हम मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस। खुद तहर्रक किया और ऐन वक्त पे उससे इन्हिराफ करके तुर्की जैसे दोस्त को, भाई को नाराज किया, मलेशिया को नाराज किया। चीन जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, जो मुश्किल तरीन वक्त में हमारी खुल के मदद कर रहा है और कर रहा था और करता रहा है, आइंदा भी यही तवक्को है। चीन के प्रोजेक्ट जो था सीपैक का, उसका जो हशर खान साहब ने किया, उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के केसेस जो उसको बैक बर्नर पे डाला, उससे उनको नाराज किया। और ये बातें को नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप जानते हैं कि ये सारी बातें ऐसे ही हुई है। अमेरिका के साथ बिला वजह आपने अपने ताल्लुकात और ज्यादा खराब किए। पहले भी कोई बड़े आइडियल नहीं थे, लेकिन और ज्यादा खराब किए। मुख्तलिफ फोरम्स के साथ, वो फेटफ है या जीएसपी प्लस है, वहां रोज पाकिस्तान को नई नई डेटे मिलती रही। और खान साहब का अपना रवैया ऐसा था कि खारजा महाज पे हम आइसोलेट होते गए, इन्हिदाम की तरफ चलते गए। हत्ता के हिंदुस्तान के वजीर आजम ने और हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर नई कानून साजी करके उसको अपना पार्ट डिक्लेयर कर लिया, उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां कर ली, और खान साहब को दुनिया के किसी मुल्क की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। ओआईसी के साथ शाह महमूद साहब ने नाराजगी का एक माहौल पैदा कर लिया, और वो फोरम जो है आज बिलावल साहब, हिना रबानी खर साहिबा और वजीर आजम साहब की क़यादत में आज फाल सफारतकारी के जरिए, अगर हमने पाकिस्तान के इस खारजी जहाज को की बुनतर को ठीक किया है, इसके माहौल को ठीक किया है, या कर रहे हैं, और ये तसलसल के साथ कर रहे हैं, तो उस पर एतराज होना शुरू हो गया है, बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाए।
बिलावल साहब ने जब से खारजा मामूर का महाज संभाला है, अपने विरसे के मुताबिक, अपने नाना और अपनी वालदा के जो उनका विजन था उसके मुताबिक उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पे बेहतरीन नुमाइंदगी की है और सारा मुल्क और सारा आलम जानता है। वो फेटफ हो, वो GSP प्लस हो, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, वो यूनाइटेड नेशंस के साथ ताल्लुकात हो, वो IMF, वो वर्ल्ड बैंक, वो UN, वो फ्लड्स के अंदर पाकिस्तान को जिस तरह की फाल सफारतकारी की जरूरत थी, इन सारे मामलात में उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है और उसके लिए मदद हासिल की है। पहली दफा अमरीकियों ने आजाद कश्मीर को आजाद माना है। पहली दफा यूरोपीय यूनियन के एक अहम मुल्क ने पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायीद की है। 60 सालों के बाद पहली दफा OIC का वफद सेक्रेटरी जनरल OIC की क़यादत में पाकिस्तान आके और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गया। मैं उनके साथ गया और वो बड़े खुल के उन्होंने आज जाके खुद लोगों से मिले, अपनी आंखों से सारा कुछ देखा और ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी भरपूर सपोर्ट थी। ये उस फाल सफारतकारी का नतीजा था। इसी तरह और बहुत सारे महाज हैं। और फिर जब बिलावल साहब ने, तकलीफ शायद सबको इससे हुई है कि बिलावल साहब ने जब हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर खारजा को बड़ा जुर्रतमंदाना लेकिन बड़ा होशमंदाना, बड़ा हकायक पे मबनी मौक़िफ़ दिया, तो उस पर सारी दुनिया में, यानी हिंदुस्तान के अंदर तो उन्हें तकलीफ होनी थी और हुई और बजा हुई। सारी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े मुनासिब तरीके से उन्होंने पेश किया। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है, ये हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हुकूमत का सिर्फ कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के हवाले से, कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और उनके राइट्स छीनने के हवाले से, कब्जे के हवाले से, कश्मीरियों के ऊपर एक तसलसल के साथ मजालम और एक जेल बना के उसको रखने के हवाले से, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ होने वाले सलूक और हिंदुस्तान के अंदर जो जमहूरियत पसंद बाकी लोग हैं, इंतहा पसंदाना माइंडसेट हिंदुओं का नहीं है। हम मोदी के और उनके साथियों के और उनकी जमात के इंतहा पसंदाना माइंडसेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ हमारे कजिए, लड़ाइयां अपनी जगह वो जरूर हल होंगे, लेकिन हमारा किसी मजहब के साथ तनाजा नहीं है। इंतहा पसंदाना माइंडसेट से लड़ाई है। वो बॉर्डर के उस पार हो या इस पार हो या पाकिस्तान के अंदर हो, उसके साथ लड़ाई है। उसको जब खुल के जवाब दिया, उस पर भी बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल सदर साहब ने तो उसको अप्रिशिएट किया, काश खान साहब को भी ये हिम्मत हो जाती। और इससे इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। लेकिन इस पे भी एक शोर कि जी इतना खर्चा हो गया, इतने टूर हो गए। और ख्वातीनो हजरात, गुजारिश यह है कि बिलावल साहब अपना खर्च, अपना ट्रैवलिंग, सारा टोटल अखराजात अपने खुद बर्दाश्त करते हैं। ये बात हमने कहनी नहीं थी, बतानी नहीं थी, करने की जरूरत नहीं थी, ना हमें इसकी इजाजत देते हैं वो। लेकिन ये कार इसलिए पड़ गई है कि इसके ऊपर सवालात उठाए गए कि इतने अरबों का खर्चा हो गया, इतना फलां हो गया। यकीनन बाहर अगर आपके सरकारी मुलाजमीन जाते हैं, आपके अमला जाता है, उनके अखराजात होते हैं, लेकिन क्या सैरें करने जाते हैं? इन पिछले 6 महीने में उनकी सफारतकारी के नतीजे में पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है। बाकी जिस तरह मैंने अर्ज किया, वो IMF के साथ हमारा मुआहदा रिवाइव हुआ। पाकिस्तान को रोज किसी न किसी मुल्क से, कभी तेल के रंग में, कभी गैस के रंग में, कभी सपोर्ट के रंग में मदद चाहिए, और ये फाल सफारतकारी के बगैर नहीं हो सकता। वजीर आजम साहब भी इस पर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त इस पर लगे रहते हैं। और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हिना रबानी साहबा की क़यादत में हर वक्त इस काम मामले में, और पाकिस्तान इसमें कामयाबियां हासिल कर रहा है। बजाय इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करें, इस पे चले नहीं बर्दाश्त होता तो खामोश हो जाएं। इसको भी कंडेम करना है। यानी बाहर सूरज चढ़ा हुआ है और आप कह रहे हैं धूप अंधेरा है, और आप पाकिस्तान पे हमला आवर होते जा रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और ये जो डिप्लोमेटिक डिबैकल के बाद हमें
इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। ये जो रेट्रोफिटिंग होती है ना, कि आप एक इमारत तामीर करनी हो, नई इमारत तामीर करना कंपैरेटिवली कम मेहनत का, बड़ी मेहनत बड़े वसाइल चाहिए होते हैं, लेकिन निस्बतन उसमें आपके पास आज़ादी होती है काम करने की। रेट्रोफिटिंग, एक बनी बनाई इमारत जब खराब हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपको ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा तजर्बाकारी की ज़रूरत होती है। आज अगर हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की इस जो हमारा सफारती महाज है इसकी रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, तो खान साहब इसको बर्दाश्त कीजिए, इसको अप्रिशिएट कीजिए। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से भी कहूँगा, बहनों भाइयों से भी कहूँगा कि इस मामले को सिर्फ तासुब की आंख से ना देखिएगा, हकायक खोल के रखिए। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, मेरा ताल्लुक किसी भी जमात से है, लोगों की परफॉर्मेंस देखिए। हम अगर खान साहब पे एतराज करते हैं या वो हम पे एतराज करते हैं तो उसका एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक हम ठंडे दिल से चीजों के तज्जिया नहीं करेंगे, हकायक नहीं जानेंगे, हम शराबों के पीछे भागते रहेंगे। ख्वातीन और हज़रात, ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है। ख्वाबों के बगैर कौमें नहीं बना करती, अफराद आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी जमातें ख्वाब दिखाती हैं, कौमें ख्वाब देखती हैं, लेकिन ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स में फर्क होता है। ख्वाबों की ताबीर ढूंढी जाती है और शराबों के पीछे भागते भागते इंसान मुश्किल में, और कौमें जो है वो बेराह हो जाती है। इमरान खान, आप कौम को शराब दिखा रहे हैं, डिल्यूजन्स में ले गए हैं। इसको देखने की जरूरत है कि क्या मैं जो कह रहा हूं इसके अंदर कुछ हकायक हैं। अगर हकायक हैं तो खान साहब रेटोरिक की बजाय, अपने मुखालफों को गालियां देने की बजाय, हर वक्त एक ही रवैया इख्तियार किए रखने की बजाय कोई एक काम अपना बता दें, कोई एक अचीवमेंट अपनी बता दें कि उन्होंने 4.25 साल के अंदर कोई अचीवमेंट की हो। और इस 6 महीने या 7 महीने की जो उनकी अपोजिशन की पूरी जिंदगी है, इसको भी जरा गौर से देख के कौम बताए कि खान साहब ने किसी एक इशू पे भी कोई रहनुमाई की है, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट को गालियां दे। हाँ, हालात मुश्किल है, तकलीफ दे हैं, लेकिन फिर आप झूठ बोले जा रहे हैं, मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। यानी आप मुखालफों पे, अपने मुखालफों पे इल्जाम लगा रहे हैं। यानी आपने एक तरफ तो सफारती निज़ाम का मैंने जिक्र किया, आपने सियासी निज़ाम किया। सियासत बेसिकली जोड़ने का नाम है, इकट्ठा करने का नाम है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ इकाई, मुख्तलिफ कौमियतों को, मुख्तलिफ ग्रुप्स को आपने इकट्ठा करके, कामयाब सियासी निज़ाम वो है, कामयाब जमहूरी अमल वो है जिसके तहत आप लोगों को इकट्ठा करते, जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। हाँ, इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं। वो बड़ी मशहूर कोटेशन है ना कि यू कैन बी फर्म विदाउट बीइंग रफ। अपने मौकफ पे रहिए, लेकिन तलखियों के बगैर भी तो अब अपोजिशन हो सकती है। जब आपको राइट मिलता है तो आप अपने फैसलों पे अमल करें। लेकिन खान साहब का रवैया सारी कौम को देखना चाहिए। मैं आज उन पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं अपनी यूथ से सवाल कर रहा हूं, अपने नौजवानों से सवाल कर रहा हूं कि देखिए, हमें भी देखिए, हमारी गलतियों की भी निशानदेही कीजिए, लेकिन इधर भी देखिए। मसलन वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर इल्जाम था कि हमने बहुत ज्यादा कर्जा लिया, अभी भी यही इल्जाम है। खुद खान साहब ने 4.25 साल के अंदर पाकिस्तान की रिकॉर्ड, पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने किसी दौर में इतना कर्जा नहीं लिया जितना इमरान खान साहब ने अपने दौर में लिया, और कहते थे मैं तो कर्जे अदा करने के लिए ले रहा हूं। अगर ये बात दुरुस्त है कि आप कर्जे अदा करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो पाकिस्तान के कर्जे में कुछ कमी हुई होती, या कम से कम उसी जगह रुका होता। अगर आपने पाकिस्तान की आमदन बढ़ाई थी, आप कह रहे हैं कि मैंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। खान साहब, आपसे पहले हमने पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की थी। 2008-2013 के दौरान जब वर्ल्ड रिसेशन था, जब मुश्किल तरीन हालात थे, उन हालात में भी हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके गए थे। आपने, ठीक है, आपके दौर में ये कोई 29 अरब डॉलर के आगे पीछे हमारी ट्रेड जो एक्सपोर्ट की ये हुई, लेकिन आप कौम को ये नहीं बताते कि आपके दौर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ, कितना बढ़ा। आप ये तो बताते हैं कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई, आप ये नहीं बताते कि आप 45 अरब से उठा के कोई 80-70-75 अरब रुपए तक, डॉलर तक आप पाकिस्तान की इंपोर्ट को लेके गए। और आज हमें जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है उसका कोई हल आपने नहीं निकाला। आप इंपोर्ट्स खोलते गए,
आप आसानी से चीजें मंगवाने के रास्ते पैदा करते गए। आपने मुख्तलिफ माफियाज को पाकिस्तान के अंदर अपनी खुल खेलने की इजाजतें दी, लेकिन यह नहीं देखा कि पाकिस्तान की आमदन भी फॉरेन करेंसी में इतनी है कि नहीं। और फिर आप दावा कर रहे हैं कि हम बड़ी कामयाबियां समेटे बैठे हैं। कौन सी कामयाबियां हैं, हमें कौम को बता तो दे। और अगर कोई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हम जरा गौर कीजिए, यानी रुपए को अठन्नी बना दिया। खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो डॉलर जो था वो कोई 105-110 रुपए के दरमियान था, और जब गई तो 200 के करीब था। यानी रुपया 8 आने का रह गया। और इल्जाम हम पे है। हमारे दौर में हमसे पहले ये बहुत ज्यादा एक दफा राइज हुआ, आज फिर मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा आज इंटरबैंक रेट है वो कंपैरेटिवली उस दौर से बेहतर है। आइडियल तो नहीं है लेकिन बेहतर है। लेकिन आप रुपए को अठन्नी बनाने वाले भी कहते हैं कि वो कसूर हमें कह रहे हैं। लोग वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है जो पाकिस्तान को इस बर्बादी की दास्तान बना के गए। इसी तरह आज अगर पाकिस्तान में तेल महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है, टैक्सेस लगे हैं, तो IMF की शरायत है। क्या हमने मुआहदा किया था? क्या हमारी हुकूमत ने आके ये मुआहदा किया था? ये मुआहदा खान साहब आपने किया था, जो दावे करके आए थे कि मैं IMF को खैरबाद कह दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास कर्जे लेने नहीं जाऊंगा। आपने किया था मुआहदा, और फिर आपने खुद ही उससे इन्हिराफ किया। जब कुछ हिस्सा उसका हो गया, जाते जाते आप उससे इन्हिराफ करके गए। हमारे लिए वो हैं जो आप माइंस लगा के गए हैं कि अगर वो मुआहदा रिवाइव ना होता तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान उस हालत का शिकार होता जिसकी कोशिश इमरान खान साहब खुद और उनके साथी आज भी कर रहे हैं। यानी आज भी उनकी कोशिश है। खान साहब रोज दावा करते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को? क्या मैसेज दे रहे हैं स्टॉक मार्केट को? पहली बात तो यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त से निकले हैं। अभी भी मुश्किल वक्त है, निकल रहा है, अल्लाह करेगा और डिफॉल्ट नहीं होगा। बार बार हम कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कह रहे हैं खदशात जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्या यह लीडरशिप का काम है? क्या यह सियासी सूझबूझ का काम है कि अगर मुल्क किसी मुश्किल में है तो आप उसको इस तरह पोर्ट्रे करें कि वो और मुश्किल बढ़ जाए? वो भाई ये मुश्किल खुदा न खास्ता बढ़ती है तो इसका क्या पीपल्स पार्टी को नुकसान है? क्या इसका मुस्लिम लीग को नुकसान है? या पाकिस्तान को नुकसान है? या पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान है? पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान है? आज इस तफरीक की वजह से खान साहब पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद रवैये ऐसे हैं, हम आपस में बैठ नहीं रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये रवैये कभी बेहतरी के हो सकते हैं। ये खुद इंतहा पसंदी का एक बहुत बड़ा शाखसाना है, उसकी निशानी है। इन रवैयों के साथ आप माशरे को और स्टेट को लेकर चलना चाहते हैं, कैसे मुमकिन है? ना आप अपना घर इस तरह चला सकते हैं, ना आप अपना मुल्क इस तरह चला सकते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, दूसरी गुजारिश यह है कि कहा जा रहा है, आज बस आखिरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी है कि मुश्किल सूरत हाल है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगी। आज बेसिकली तकसीम की नहीं, लड़ाई की नहीं, आज घर घर में, आज मोहल्ला मोहल्ला में, बस्ती बस्ती में, पूरे मुल्क के अंदर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। आज नफरतें बांटने की नहीं, तकसीम की नहीं, आज इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। और नफरतें बांटने और तकसीम करने का अमल खान साहब आपको मुबारक हो। आसिफ जरदारी और हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत है, हमारा काम यही है कि हम इत्तेफाक राय और आपस में लोगों को बिठाने की कोशिश करेंगे। कल भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर आप सारे बड़े बखूबी आगाह हैं। चंद बातें उसके बारे में भी ज़रूर कहनी थी, बहुत सारा उस पर बहस हो चुकी है। आजकल उसके ऊपर मुसलसल बहस है कि जी गवर्नर साहब को ये इख्तियार था कि नहीं था, फलां था कि नहीं था। आपने गवर्नर साहब के इख्तियार को चैलेंज नहीं किया हाई कोर्ट में, तस्लीम किया है कि गवर्नर का फैसला दुरुस्त था। आज आप सारे कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी फरमा रहे थे और बाकी भी, कि जी चौधरी साहब इत्मीनान का वोट ले लेंगे। तो यही तो गवर्नर साहब ने कहा था, अगर आपके पास वोट पूरे थे तो आप इत्मीनान का वोट ले लेते। आज जो कह रहे हैं कि हम लेंगे और हम 11 से पहले लेंगे, तो वो तो देखा जाएगा।
लेकिन फिर ये हंगामा है, खुदा क्या है, फिर ये क्या है? क्यों आपने ये सारा हंगामा किया? क्यों सारा तातुल पैदा किया? बड़ा सिंपल कुलिया था, एक गवर्नर साहब की दानिश में, और इसका जरूरी भी ये इसलिए हुआ, ख्वातीन व हज़रात, ये भी एक समझने की बात है कि गवर्नर साहब ये काम में महीना पहले भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे। उस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही साहब की सूरत यही थी, जब जून का बजट, जून में पेश होने वाला बजट का अजलास जो था वो तो तसलसल से कई महीने जारी रहा, और फिर एक ही दिन के वक्फे के बाद दोबारा जारी है, और जारी है तसलसल से। उसके पीछे भी यही बात थी। लेकिन ये काम अगर गवर्नर साहब को करना होता तो वो पहले कर लेते, हमारी तरफ से होना होता, हम गवर्नर साहब को पहले कह लेते। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हम तसलसल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, ये भी असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। तसलसल में प्रॉब्लम्स अभी हैं, लेकिन तसलसल इटसेल्फ, जमहूरी तसलसल, इदारों का तसलसल, असेंबलियों का तसलसल इटसेल्फ बहुत सारी चीजें सिखाता है। अगर खान साहब नफरत के घोड़े पे ना बैठे होते, अना के घोड़े पे ना बैठे होते, तो चीजें बहुत बेहतर होती, खराबियां सारी दूर ना हो जाती। ये ग्रेजुअली होनी है, जंप लगा के नहीं होनी। मैंने पहले भी कहा ना कि ख्वाब जरूर देखिए, शराब नहीं, क्योंकि शराबों से कभी मंजिलें नहीं मिलती, ख्वाबों से मंजिलें मिलती हैं। तो अगर खान साहब सिर्फ ये कर लेते कि असेंबलियों में इनको चलने देते, यही हमारी कोशिश थी। गवर्नर साहब को जब ये तसल्ली हो गई, हमें तसल्ली हो गई कि अब खान साहब ये असेंबलियां तोड़ने का इरादा तहिया किए बैठे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 23 तारीख को मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। चीफ मिनिस्टर बार बार कह रहे थे, वो जाके चीफ मिनिस्टर साहब उनको समझा भी रहे थे, चौधरी परवेज इलाही साहब, और वो कह रहे थे कि नहीं, हमें असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए। वो कह रहे थे कि असेंबली के 99% जो मेंबरान हैं वो नहीं चाहते असेंबलियां तोड़ी जाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कहा है कि मार्च अप्रैल तक चलने दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अल्टीमेटली कहा जी 15-20 दिन तो चलने दें, अगला साल तो शुरू हो जाए। शायद उन्हें असेंबलियों के तसलसल से ज़्यादा जो 3rd क्वार्टर की रिलीज है डेवलपमेंट की, बजट की, शायद उसकी ज़्यादा जल्दी है, उसके ज़्यादा फिक्र है। लेकिन वो भी जब कह रहे थे तो गवर्नर साहब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पहले ये तो चेक किया जाए कि अगर असेंबली तोड़ने का इख्तियार इस्तेमाल करना, ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, इसमें कोई शक नहीं, ये आईन इख्तियार देता है। लेकिन गवर्नर साहब का भी ये फर्ज है कि जब उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हों और जो बंदा अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो खुद कह रहा है कि मेरे साथ वो लोग नहीं हैं, मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं चाहते, तो उनको फिर ये असरटेन करना था कि इसके पास वो मेजॉरिटी का एतमाद भी है कि नहीं। वजीर आला, वजीर आजम ये अपना इख्तियार उस असेंबली के अंदर बैठे हुए जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, जो वोट्स होते हैं, उनकी बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर उनके पास वो हक नहीं रहता, उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं रहती, तो फिर उनको इतने बड़े फैसले करना, बल्कि फैसले करने का हक नहीं रहता। और खासतौर पर इतने बड़ा फैसला जो कि जमहूरियत पे या सियासी निज़ाम पे एक हमला है पूरा। तो उन्होंने ये कहा कि आप एतमाद का वोट लीजिए। उसके ऊपर एक हंगामा हो गया कि जी बजट हो सकता है, सेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप सब ने देखा ना जी, अभी पिछले दिनों दोपहर के बाद जॉइंट सिटिंग हुई, शाम को कौमी असेंबली का इजलास हुआ ना जी। तो ये काम क्या वहां नहीं हो सकता था? वोट तो आपके पूरे थे, कह रहे हैं ना पूरे थे। फिर एक हंगामा शुरू कर दिया कि जी वोट खरीदे जा रहे हैं, यहां सिंध हाउस खुल गया है, फलान हो गया है। हाँ ये भी है, सिंध हाउस के बारे में भी बहुत बातें हुई और बहुत बातें होती हैं। सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए नूर आलम खान को पीपल्स पार्टी ले आई थी, जो बंदा 2 साल पहले आपको गालियां दे रहा था असेंबली में खड़े होकर और आपके कसीदे पढ़ रहा था। क्या वो उस वक्त आके उसने अपना फैसला किया जब इमरान खान के खिलाफत में एतमाद आई? राजा रियाज साहब ने उस वक्त किया। बाकी मेंबरान जो हैं उनका तो बाकायदा रिकॉर्ड पे है असेंबली के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर, वो खान साहब मीडिया के ऊपर वो खान साहब के खिलाफ उनकी हुकूमत में मौजूद थे। अगर वो सिंध हाउस में जाके प्रोटेक्शन लेके बैठे, उस पर कहा गया जी बोरियां आ गई, पैसे खुल गए, फलान हो गया। अब यही मुगलजात जो हैं ये लाहौर के बारे में कही जा रही हैं। जरा गौर कीजिए, और मैं कहूंगा कौम से कि जरूर इस पर गौर कीजिए। एक तरफ फरमा रहे हैं कि हमारे वोट पूरे हैं, हमारे पास 177 वोट हैं और 178 यानी 1 वोट स्पीकर साहब का है, 177 हैं, 10 वोट काफली के हैं, 187 हैं। एक तरफ ये, और फलां इजलास में आए तो पूरे थे, फलां इजलास में आए तो पूरे, पार्लिमानी पार्टी में आए तो पूरे थे। दूसरी तरफ कह रहे हैं वोट खरीद रहे हैं।
भाई बंदे आपके पास पूरे हैं, वोट आपके पास पूरे हैं, तो खरीद कहां से रहे हैं? किसको खरीद रहे हैं? कौन बिक रहा है? किसी का नाम नहीं ले रहे। और मैं आज पीटीआई के मेंबरान को भी कहूंगा कि इस तरह टोटलिटी में एन ब्लॉक करके अगर आप सारी पार्लिमानी पार्टी को, आपका लीडर ये कह रहा है कि आप बिकाऊ माल है, मैं नहीं कह रहा, आप गौर कीजिए वो आपके साथ क्या सलूक कर रहा है। उसे गुस्से में ये समझ नहीं आ रही, उसे बेचारगी में, उसे बदहवासी में ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने ही साथियों को गालियां दे रहा हूं। वोट कह रहे हैं मेरे पास पूरे हैं और खरीदे भी जा रहे हैं। किसी बात में लॉजिक तो पैदा करें। हां, अदालत ने आपको स्टे दिया है, उसके ऊपर हमारी लीगल टीम देख रही है। अदालत से भी, अदालत का ये इस्तेहकाक है, लेकिन ये भी देखने वाला काम है। उसी दिन चौधरी परवेज इलाही साहब के वकला अदालत में जाते हैं, अदालत एक बेंच तश्कील देती है, वो बेंच टूटता है, फिर नया बेंच उसी वक्त बन जाता है, फिर उसके बाद बेंच की हियरिंग होती है, फिर कोई पौन घंटा वक्फा होता है, फिर हियरिंग होती है और फिर स्टे हो जाता है। हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन और ये इसी जल्दबाजी का तकाजा था, इसी जल्दी का तकाजा था, इसलिए कि बहुत अहम फैसला है पंजाब का। इससे बड़ा फैसला क्या होगा? यकीनन मैं इसे उजलत नहीं कहूंगा, मैंने अदालत ने इसमें जो काम करने की जरूरत थी वही किया, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने की जरूरत थी कि आपने उनको 11 तारीख तक की डेट दे दी है। 11 तारीख तक की डेट देने का जज साहबान के पास यकीनन उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी, लेकिन इतने दिनों तक अगर एक शख्स जो हमारी दानिश्त में, जो गवर्नर पंजाब, जो आईनी इदारा है, उसकी दानिश्त में वो मेजॉरिटी याद नहीं रखता और उसको फैसले करने का इख्तियार नहीं है, वो इतने दिनों बैठ के फैसले करेगा तो वो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? और वो छोटे छोटे फैसले नहीं होंगे, वो तरक्याती कामों के, वो पंजाब के बजट के, वो पंजाब के अंदर अदरवाइज उनके मुआहदे होंगे, तो वो किस बुनियाद पे होंगे? क्या इस बात का हमारी दानिश्त में, क्या ये इस बात का मुतकाजी नहीं था कि इसको डे टू डे हियरिंग में रख के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ताकि इसका जल्द फैसला होता? इससे ज्यादा जरूरी केस और क्या होगा? बहरहाल ये अदालत ने अपनी विजडम में जो कुछ किया उस पर हमारी गुजारिशात थी।